भाजपा के कम से कम 3 छत्रप तो किनारे लगी गए हैं और मध्य प्रदेश में तो कई लोग जो केंद्र से भेजे गए थे और जो छत्रप सरीखे ही हैं वो भी लगभग किनारे लग गए हैं। जो नहीं भेजे गए वो भी किनारे लग गए हैं। अब जहां राजस्थान में वसुंधरा राजे किनारे लग गई हैं, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सरीखे लोग किनारे लग गए हैं और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरीखे किनारे लग गए। उज्जैन से विधायक मोहनलाल यादव को मध्य प्रदेश का मुखिया बना दिया गया है। अब वे एमपी को मोहनलाल जी चलाएंगे। चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस के बारे में कहा था कि जहां से आए हो वहीं गाड़ देंगे, तुम्हारा पता नहीं लगेगा कहां से आए हो। यादव जी आगे कहते हैं, तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात क्या है। सदन में जवाब देना प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री और अन्य सभी मंत्रियों का कर्तव्य है और संसदीय परंपरा भी है। शीर्ष नेताओं द्वारा अपनी सहूलियत से जवाब दिए जाने की परंपरा बनाई जा रही है। ये कैसा लीडरशिप है जो संसद से भागता है और गोदी मीडिया पर जाके मुखर होता है। दोस्तों, अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में भाजपा की विजय के बाद और वहां न मालूम से विधायकों को मुख्यमंत्री बनाने के बाद राजनीति ने एक नई करवट ली है और छत्रपों की राजनीति हाशिए पर जाती हुई लग रही है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बनाए हैं भाजपा नीति सरकारों के, उससे भाजपा के कम से कम 3 छत्रप तो किनारे लगी गए हैं और मध्य प्रदेश में तो कई लोग जो केंद्र से भेजे गए थे और जो छत्रप सरीखे ही हैं वो भी लगभग किनारे लग गए हैं। जो नहीं भेजे गए वो भी किनारे लग गए हैं। अब जहां राजस्थान में वसुंधरा राजे किनारे लग गई हैं, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सरीखे लोग किनारे लग गए हैं और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरीखे किनारे लग गए। इसी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में लीडरशिप चेंज किया है और हालांकि विधानसभा चुनाव में अच्छे खासे मतों से हार गए जीतू पटवारी को राज्य की बागडोर सौंप दी है और कमलनाथ को किनारे लगा दिया गया। कमलनाथ की तुलना में जीतू पटवारी छत्रप नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के छत्रप हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ उमंग सिंघार को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह को अनुकूल नहीं आते, ऐसा माना जाता है। और इसी तरह वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी भूपेश पटेल की जगह महंत को, चरणदास महंत को जो है वो सीएलपी का नेता बना दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक और भी बात हुई है और वो बात है कि ऐसे लोगों को बागडोर सौंपी गई है जिनके सोच का स्तर अभी तक स्तरीय नहीं माना जाता था।
एक बड़े नेता की पहचान उसके पीछे चलने वाले तेज और बेकाबू कारों को शोर मचाते हुए काफिले की लंबाई से तय की जाती है। ये काफिले अपनी लंबाई के हिसाब से नागरिक सुविधाओं को ध्वस्त करते हुए चलते हैं। जितना बड़ा काफिला होता है उतनी ही ज़्यादा देर के लिए लगातार चलने वाले शहर को रोक दिया जाता है। आम जनमानस और ज़रूरतमंद लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, एम्बुलेंस बेटा और मौत शहर पर लड़ता हुआ रोगी भी बड़े नेता के काफिले के गुजरने के इंतजार में पड़ा रहता है। अब पंडित नेहरू जैसे नेताओं की पहचान उनके संसद में उपस्थित रहने, विपक्षी नेताओं की आलोचना सामने बैठकर सुनने और उसका संसदीय तरीके से जवाब देने और अपनी ही आलोचना करने वाली विपक्षी नेताओं को बाद में शाबाशी देने से थी। वहीं आज के शीर्ष नेताओं की पहचान है संसद से अपनी अनुपस्थिति, संसद के बाहर मनपसंद और सहूलियत भरे मंचों पर पहुंचकर जवाब देने से हो रही है। यह आप आए दिन और रोज देखते होंगे। कोई भी कह सकता है कि भारत का लोकतंत्र ढलान पर है, जहां लोकतंत्र की मर्यादाएं तेजी से नीचे की ओर जा रही हैं। अब हाल ही में संसद में की सुरक्षा में हुई चूक का उदाहरण ले लिया जाए। यह 13 दिसंबर के दिन हुआ। इसी दिन 22 साल पहले 2001 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के काल में भारत की संसद पर हमला किया गया था। इस हमले में 8 जवान और 1 माली समेत 9 लोग शहीद हो गए थे। संसद की सुरक्षा किसी दल या व्यक्ति का नहीं बल्कि राष्ट्र का मुद्दा है। बीते 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री जी ने अब अपना मुंह खोला है। गृह मंत्री का तो खैर अभी तक बयान ही नहीं है। विपक्ष के सांसद भारत के गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग कर रहे थे। संसद लगातार स्थगित हो रही थी। जब सांसदों की वैध मांग की ओर के सरकार को परेशान किया जाना लगा तो 14 सांसदों को पूरे सत्र के निलंबित कर दिया गया। इसमें एक सांसद राज्यसभा से और बाकी 13 सांसद लोकसभा से थे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने, स्पीकर ने ये सफाई दी कि उन्होंने संसद पर हमले के सिलसिले में नहीं 13 सांसदों को निलंबित किया था। उन्होंने जो संसद की मर्यादा तोड़ी, क्योंकि तय हुआ था कि नई संसद में कोई प्ले कार्ड वगैरह लेके नहीं आएगा और वो लेके आए थे, इसलिए जो है उनको निष्कासित किया गया। हालांकि लोग इसे जो है वो क्या कहते हैं, आम लोग इसे यही मान रहे हैं कि वो लगातार जो सफाई देने की मांग कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, इसलिए उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। इसके बावजूद गृह मंत्री ने आज तक संसद में न संसद के बाहर इस पर कोई जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री को भारत की संसद से ज्यादा सुरक्षित स्थान एक न्यूज चैनल का स्टूडियो लगा, जहां जाकर उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, भारत के लोगों से संसद बनी है, भारत के लोगों ने उन्हें प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा है, भारत के लोगों ने ही उन्हें इतना बड़ा बहुमत दिया, तब फिर उन्होंने भारत के लोगों से बनी संस्था संसद में बयान न देकर एक प्राइवेट चैनल पर बोलने को क्यों और कैसे चुना, यह किसी को नहीं मालूम। यह जवाब उन्हीं से लिया जाना चाहिए। बहरहाल संसद अभी मरी नहीं है, वहाँ सवाल पूछने वाले लोग भरे पड़े हैं, इसलिए गृह मंत्री को आलोचना सुननी पड़ जाती, शोध सुनना पड़ जाता, विरोध देखना पड़ जाता, जबकि यह तब सब उन्हें मीडिया के सामने नहीं सहना पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र का यह हिस्सा जहाँ वो जाकर बैठे थे नागरिक चेतना से शून्य और मृत अवस्था में पहुंच चुका है। यानी मैंने गोदी मीडिया हो चुका है। मीडिया से सरकार को प्रतिरोध नहीं सुनने को मिलता, आलोचना नहीं सुनने को मिलती। यदि कुछ सुनाई पड़ती है तो सिर्फ बिरदावली, और इससे प्राप्त होती अनंत आत्ममुग्धता। विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर संसद में दिखाई नहीं देते, महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री से अडानी के मुद्दे पर कितनी बार जवाब मांगा गया, लेकिन पीएम मोदी जवाब देने नहीं आए। गृह मंत्री जिनका काम है देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को देखना, वो संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सदन के में बयान नहीं देते। अब सदन में जवाब देना प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री और अन्य सभी मंत्रियों का कर्तव्य है और संसदीय परंपरा भी है। शीर्ष नेताओं द्वारा अपनी सहूलियत से जवाब दिए जाने की परंपरा बनाई जा रही है। ये कैसा लीडरशिप है जो संसद से भागता है और गोदी मीडिया पर जाके मुखर होता है। तो कारमा पत्रिका में
पत्रकार धीरेन्द्र कुमार झा ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान का जिक्र किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे। यह भाषण वर्ष 2007 का है, जिसके बाद उन पर FIR हुई। वो 11 दिन तक जेल में भी रहे। धीरेन्द्र झा लिखते हैं कि इसके बाद सामने स्थित एक होटल को लूट लिया गया, जिसका मालिक एक मुसलमान था। यह सारा वाकया झा ने एक पत्रकार प्रवास परवेश के एक वीडियो और आदित्यनाथ के एक सहयोगी के हवाले से लिखा है। 2017 में आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने और 2018 में अपने ऊपर स्वयं उन्हीं की सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया। इसके लिए यूपी सरकार ने कहा कि सेंट्रल फोरेंसिक लैब ने इस बयान की CD को 2014 में टेम्पर्ड घोषित कर दिया था। परवाज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ले गए थे, वहां से भी यह मामला अब खारिज हो चुका है, लेकिन परवाज को एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन की मंजूरी से इनकार के मामले को तय नहीं किया था और कहा था कि इस पर बात और बहस हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले से उपलब्ध CD की जांच को अंतिम मान लिया, दोबारा जांच नहीं करवाई गई। यह कानून का राज है या इत्तेफाक का, कोई कैसे बता सकता है। लेकिन अगर धीरेन्द्र झा की इस रिपोर्ट में तनिक भी सच्चाई है तो क्या ऐसे व्यक्ति को राज्य का मुखिया बनाया जाना चाहिए था। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव को बनाया गया है, जिनके मुख्यमंत्री बनने और उनका नाम होने के बाद ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त खोल दी है। उज्जैन से विधायक मोहन लाल यादव को मध्य प्रदेश का मुखिया बना दिया गया है। अब वे MP को मोहन लाल जी चलाएंगे। चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस के बारे में कहा था कि जहां से आए हो वहीं गाड़ देंगे, तुम्हारा पता नहीं लगेगा कहां से आए हो। यादव जी आगे कहते हैं, तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात क्या है। एक अन्य वीडियो में उन्हें कहते सुना जा सकता है कि मैं अच्छे लोगों के लिए अच्छा हूं और बुरे लोगों के लिए बुरा हूं। वायरल वीडियो में वह धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम ऐसे लोगों को जमीन में दफना देंगे। एक जगह तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ झगड़े के बीच ऐसी गालियां देने लगते हैं जिन्हें बताना भी असंसदीय है। उन्होंने ऐसी भाषा को क्यों चुना, जबकि वो तो शिवराज सरकार में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न यह है कि ऐसी भाषा के बावजूद उन्हें एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि वो कार्यकर्ता थे। उनके विचार कहीं से भी संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। उन्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि मंत्री होने के नाते उनका काम है कानून के शासन को सुनिश्चित करना, न कि किसी को जमीन में गाड़ना। ऐसा ही एक वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ के नए CM विष्णुदेव साव का है, जब वो फोन पर जनता के सामने एक अधिकारी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। एक जनसेवक जनता के लिए अधिकारी से लड़ सकता है, उनके सामने जनता के मुद्दों को मुखरता से उठा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी को भले समाज में भद्दी गालियां देना कैसे उचित माना जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति को संस्कारी पार्टी अपने को कहने वाली, पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली भाजपा मुख्यमंत्री का पद सौंप देती है। इसके बावजूद अगर ऐसे लोगों को प्रदेश सौंपे जा रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उनकी अभद्रता और गालियों को पार्टी द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो यह पार्टी का मामला है, उसकी नैतिक चेतना का मामला है, उसके संस्कार और उसके विकास से जुड़ा हुआ मामला है। उसे देखना चाहिए। लेकिन नागरिक के तौर पर भारत को तय करना है कि वो कैसी लीडरशिप चाहता है। यदि वो ऐसी गालियों और भाषा वाले व्यक्तियों को जो बात बात पर कहे ठोक दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तो ये सत्ता में बैठ के संसदीय लोकतंत्र में इस तरह की बात करना राजतंत्र की तरह, ये कहाँ तक उचित है, आपसे मतलब है। और अगर ऐसी गालियाँ और भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को दलों के लोग स्वीकारते हैं और उनको लीडरशिप सौंपते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उनके अपने घरों और परिवारों में भी ऐसी ही भाषा को स्वीकारने का मन बना लिया है। तो अब ये समझ लीजिए कि इससे देखिए कि जो है समाज में गिरावट या क्षरण कहाँ तक जा रहा है। और एक आम कार्यकर्ता को लीडरशिप सौंपने का मतलब ये नहीं है कि किसी लंपट व्यक्ति को, किसी जो है वो अपराधी मनोवृत्ति के व्यक्ति को कार्यकर्ता होने के नाम पर लीडरशिप सौंप दिया जाए। छत्रप की राजनीति का मैं भी समर्थक नहीं हूँ, लेकिन
कार्यकर्ता भी तो कार्यकर्ता जैसा होना चाहिए ना, वो लंपट और जो है आपराधिक किस्म का और इस तरह का जो है बड़बोला तो नहीं होना चाहिए।